राहुल गांधी गांधी नहीं है, नकली गांधी है। उन्होंने सरनेम भी उधार का लिया हुआ है। आज़ादी की लड़ाई की लिगेसी को भी, आज़ादी की लड़ाई को, विरासत को भी उन्होंने कब्जा करके भारत में इतने वर्षों तक शासन किया। आज गूगल युग में भारत का बच्चा बच्चा ये जान सकता है और जान रहा है कि राहुल गांधी नकली गांधी है। खैर, उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं राहुल गांधी हूँ। गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते। तो आपको क्या लगता है कि वो माफ़ी मांग सकते थे यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये बात उन्होंने बहुत सही कहा कि वो सावरकर नहीं है और सावरकर हो भी नहीं सकते। कई जन्म लेंगे तब भी सावरकर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सावरकर विश्व में इकलौते ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको दो दो आजन्म कारावास भुगतना पड़ा था। और दूसरी चीज कि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो ये राहुल जी 2019 में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफ़ी मांगने वाला कौन था? वो राहुल गांधी था। जनता ने देखा कि किस प्रकार से शासन में आने के बाद वंशवाद को बढ़ावा देना, परिवारवाद को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, और ये सारे दल एकजुट किस लिए हुए हैं? भ्रष्टाचार के मामले में कोई जेल में है, किसी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, किसी को सीबीआई के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके पहले ये एकजुटता क्यों नहीं आई थी? लोकतंत्र तभी खतरे में क्यों नजर आता है जब भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट संदेश दिया था, 2024 की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होने जा रही है और ये लड़ाई जमीन तक उतरेगी। सर, ये जो अभी कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट लेके चल रही है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी बता रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत के संसदीय इतिहास में जो लोकतंत्र के लिए काला दिन था वो 25 जून 1975 का दिन था, और आज तक उसको लोग आपातकाल दिवस के रूप में मनाते हैं और काला दिवस के रूप में याद करते हैं। और आज का जो दिन है, आज 27 तारीख 2023 की 27 मार्च की ये डेट काले दिवस के रूप में आगे भी मनाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास विपक्ष के सांसदों द्वारा किया गया। डंडे लगे हुए तख्तियां उनके आसन की ओर उनके ऊपर फेंकी गई, और ये लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं। भारत के किस संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का विश्वास बचा है, इतना वो बता दें, और उसी संस्था के तहत राहुल गांधी अपना सारा काम करवाएं। राहुल गांधी कहते हैं आज भारत की सारी संस्थाएं भाजपा के हाथों में हैं। अरे, राहुल गांधी की अपनी जुबान, उनकी अपनी जीभ, वो तो उनके साथ है ना। ऐसे बयान क्यों देते हैं जो भारत को अपमानित करने वाले हों, जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले हों, जिसका लाभ चीन उठा सके, और विदेशों में जाकर आप कहते हैं विदेशी शक्तियों से कि वो भारत में हस्तक्षेप करे, और भारत में रहते हैं तो कभी हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कभी भगवा आतंकवाद बताते हैं, कभी आप कहते हैं कि हिंदूवादी संस्थाएं ISIS से ज़्यादा खतरनाक है, और कभी आप OBC वर्ग को टारगेट करके कहते हैं देश के सारे फला जाति के लोग चोर हैं, और इसी मामले में सजा हुई है। तो राहुल गांधी को अपने जुबान पर काबू रखना चाहिए। खैर, उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं राहुल गांधी हूँ। गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते। तो आपको क्या लगता है कि वो माफ़ी मांग सकते थे यहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये बात उन्होंने बहुत सही कहा कि वो सावरकर नहीं है और सावरकर हो भी नहीं सकते। कई जन्म लेंगे तब भी सावरकर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सावरकर विश्व में इकलौते ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको दो दो आजन्म कारावास भुगतना पड़ा था। और दूसरी चीज कि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो ये राहुल जी 2019 में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफ़ी मांगने वाला कौन था? वो राहुल गांधी था या नहीं था? और तीसरी बात कि राहुल गांधी गांधी नहीं है, नकली गांधी हैं। उन्होंने सरनेम भी उधार का लिया हुआ है। आज़ादी की लड़ाई की लिगेसी को भी, आज़ादी की लड़ाई को, विरासत को भी उन्होंने कब्जा करके भारत में इतने वर्षों तक शासन किया। आज गूगल युग में भारत का बच्चा बच्चा ये जान सकता है और जान रहा है कि राहुल गांधी नकली गांधी हैं। यहाँ पे ये सवाल भी उठ रहा है कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि देश का संविधान जो है वो भी काफ़ी खतरे में है, तानाशाही चल रही है यहाँ। राहुल गांधी को सजा जो मिली वो भारत के संविधान के तहत मिली, और संविधान में वो एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, वो ना तब भाजपा सरकार में थी ना कोई और दल सरकार में था। स्वयं उनके दादी के पिताजी
सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, और उनके समय में वो एक्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट में संशोधन किया, उस एक्ट में एक और आदेश पारित किया, और तब उसके खिलाफ जो अध्यादेश आया था मनमोहन सरकार का, उसको भी फाड़ने का काम इसी राहुल गांधी ने किया था। तो लोग कह रहे हैं कि कर्म जो है वो किस प्रकार फल देता है, ये राहुल गांधी के इस हस्त्र से देखा जा सकता है। और अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ, और देखिए सरस्वती माता कब जिह्वा पर विराजमान हो जाए। आज उनकी कही बात सत्य साबित हो गई। उन्होंने ट्विटर में भी लिखा है डिस्क्वालिफाइड एमपी। तो ये उनके लोकतंत्र की, उनके संविधान की परिभाषा है। कोर्ट के द्वारा उनको सजा मिलती है, कोर्ट पे यकीन नहीं। अगर देश की जनता उनको वोट नहीं देती है तो जनता पर यकीन नहीं। कभी वो ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ईवीएम खराब है, लेकिन वही अगर हिमाचल में वो जीत जाते हैं ईवीएम अच्छा हो जाता है। राजस्थान में उनकी सरकार बन गई थी, ईवीएम अच्छा हो गया था। राहुल गांधी अमेठी में हार गए तो ईवीएम खराब था, वही राहुल गांधी वायनाड से जीते थे, ईवीएम अच्छा था। ये तो इनकी परिभाषा है। वो तो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव पड़ा उसके बाद मोदी जी और उनकी सरकार जो है उससे डर गई और इसलिए उन्होंने ये फैसला निकाला है, मेरी संसदा इसलिए रद्द की उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं इसको समझने के लिए पत्रकार लोग भी सक्षम हैं, और इस देश के दर्शक, देश की जनता भी सक्षम है। वो गूगल करके देख सकती है कि ये सरकार का निर्णय है या कोर्ट का निर्णय है, और सदस्यता जाना सब कुछ ऑटोमेटेड है उस संवैधानिक एक्ट के तहत, और वो काम हुआ। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो 4-4 पीढ़ियों से भारत पर राज कर रहे थे उनकी सत्ता चली गई, तो बौखलाहट है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के एक वरिष्ठ नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने बयान देकर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी को सजा देते वक्त अदालत को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए था। गांधी परिवार के लिए देश में अलग से कानून होना चाहिए था। तो ये परिवार जो देश के संविधान और कानून से खुद को ऊपर समझता था, कोर्ट से खुद को ऊपर समझता था, अदालत ने अपने निर्णय से जनता को यह आश्वस्त किया है कि कोई साधारण व्यक्ति हो या जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हो, कानून की नज़र में सब बराबर है, सजा सबको मिलेगी अगर वो अपराध करेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, यहाँ पे खड़गे जी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम काले कपड़े पहन के इसलिए आए हैं क्योंकि हम मोदी प्रधानमंत्री को बताना चाहेंगे कि कहीं ना तो कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। काले कपड़े पहनिए और आपके कर्म इतने काले हैं कि आपका चेहरा भी जनता की नज़रों में काला हो चुका है। आज किसी का भी राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं बचा, खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई विश्वास नहीं बचा। इसलिए आप देखेंगे कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं मुट्ठी भर लोग वहां नजर आते हैं। विपक्ष में दो फाड़ हो चुका है। बिहार में आज महागठबंधन ने प्रदर्शन की बात कही थी, कांग्रेस के अलावा कोई दल नहीं पहुंचा। बाकी दलों ने कहा ओबीसी के अपमान के मुद्दे पर हम राहुल गांधी के खिलाफ है, शिवसेना सावरकर के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ है। तो ये जो कुर्सी का लड़ाई चल रहा था उसमें राहुल गांधी खुद ही उलझ कर रह गए हैं। शायद उनको ये लगता है कि ये सहानुभूति का काम करेगा और आने वाले चुनाव में शायद उनको थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल जाए, ताकि 2024 में कम से कम विपक्ष में रहने लायक सीटें राहुल गांधी को मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 9 वर्षों के बाद भी आज तक के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रियता रखने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 2024 में 400 प्लस सीटों के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। आपको क्या लगता है 2024 में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जो आपने कहा मोदी जी की 400 सीटें फिक्स है, तो कोई ना तो कोई प्रभाव पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, कौन सी ऐसी विपक्षी पार्टी है जिसका शासन कभी राज्य में या केंद्र में भारत की जनता ने नहीं देखा? और जनता ने देखा कि किस प्रकार से शासन में आने के बाद वंशवाद को बढ़ावा देना, परिवारवाद को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। और ये सारे दल एकजुट किस लिए हुए हैं? भ्रष्टाचार के मामले में कोई जेल में है, किसी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, किसी को सीबीआई के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके पहले ये एकजुटता क्यों नहीं आई थी? लोकतंत्र तभी खतरे में क्यों नजर आता है जब भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट संदेश दिया था 2024 की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ
होने जा रही है और ये लड़ाई जमीन तक उतरेगी। लालू परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त, मुलायम परिवार भ्रष्टाचार में संलिप्त, ममता बनर्जी की आधी कैबिनेट जेल में है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है, आम आदमी पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकपाल लाने वाले लोग, सबके चाल चरित्र और चेहरे जनता के सामने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर चल रहे हैं और एक मामले में ओबीसी समाज के अपमान के मामले में राहुल गांधी अब सजा याफ्ता है, वो एक्स एमपी है और जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है, वो मोदी जी के साथ है। विपक्षी एकता उसी तरह है जैसे बाल्टी में मेंढक को रख दीजिए तो एक मेंढक दूसरे मेंढक को ऊपर नहीं चढ़ने देता। आज विपक्ष की यही हालत है।